हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। सभी प्यारे भाई बहन जो लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दी गई घंटी ज़रूर दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे आने वाले सारे क्लासों के वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिल पाएँ, साथ ही साथ आपको आगे की अपडेट्स मिल पाएँ। ठीक है। और मैं बताना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर और प्रैक्टिस सेट आपके प्लेलिस्ट में जा कर के इसी चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे जीके से। आप सभी को पता है 100 क्वेश्चन आने हैं ग्रुप सी में भी और ग्रुप डी में भी। तो शुरुआत करेंगे जीके जीएस से। 25 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के आएंगे और मैथ्स में भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहले हम लोग जीके करेंगे, उसके बाद में मैथ के क्वेश्चन करेंगे। तो देखेंगे आपकी तैयारी कैसी है। एग्जाम हॉल वाले क्वेश्चन आपको मैं करवाने जा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट। तो सभी लोग तैयार हो जाएं, कॉपी पेन लेके बैठें। जो क्वेश्चन नोट करने वाला उसको नोट कर लिया करें वीडियो को पॉज करके, और प्रैक्टिस जरूर करें, क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करें, भले ही आपको आंसर उसका आता हो या ना आता हो। मतलब आता होगा तो देंगे आप, नहीं आता होगा तो भी आपको आंसर देना ही देना है कमेंट में। क्योंकि देखिए गलतियां करके सीखते हैं, आप जानते हैं ना, गलतियां करके सीखते हैं। मतलब आप गलत आंसर देंगे या सही आंसर देंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई इस क्वेश्चन का ये आंसर सही है। और एग्जाम हॉल में अगर वो क्वेश्चन या उस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप सही उत्तर कर पाएंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं, उस क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं। ठीक है। और गलती होती है तो भी आप सीखेंगे कि इसका आंसर ये नहीं ये है। समझ में आ रही बात? तो भाई सेशन को लाइक ज़रूर किया करें, कंजूसी बिल्कुल ना किया करें, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं क्लास को। सभी लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। उम्मीद है कल का प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा। मैं डेली आपको एक एक प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ। तो कल का प्रैक्टिस सेट जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लिया। आपको कुछ नहीं करना, होम पेज में जाना है और होम पेज में जा करके आप वीडियोज़ वाले ऑप्शन में जाएंगे, लाइव वाले ऑप्शन में जाएंगे, तो जो आपकी रिसेंट क्लासें हैं वो आपकी शो करेंगी। ठीक है। चलिए, तो सिंधु सभ्यता का काल कब था? सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। सिंधु सभ्यता का काल कब था? तो यहाँ पर आपसे काल पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का समय कब से कब तक था। तो 51 नंबर पे आपका करेक्ट आंसर क्या है? सबको आंसर देना है, सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से आंसर देंगे। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। 9:30 बजे आपकी शाम को क्लास होती है, तो बिल्कुल मिस ना किया करें। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, आपको स्टेज फर्स्ट में शॉर्ट लिस्ट होना है, तो आप ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब एग्ज़ाम को लेकर के बहुत कम समय रह गया है। पढ़ाई आपने जितनी की है अच्छी बात है, और कम की है तो भी अच्छी बात है। प्रैक्टिस सेट ज़रूर करिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए, मॉडल पेपर ज़रूर लगाइए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा एग्जाम में आपको। 51 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का जो काल था वो 2500 बीसी से 1750 बीसी था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो गया, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 52 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनने के समय भारत का वायसराय कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको आंसर करना है। थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और तुरंत आंसर किया करिए। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आपके सामने 4 ऑप्शन है, कर्जन है, कैनिंग है, लॉरेंस है और डफरिन है। निम्न में से आपका राइट आंसर हो जाएगा डफरिन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी, और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 53 नंबर क्वेश्चन है, और 53 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है, बताइएगा पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन में, तो फटाफट से आंसर करते हुए चलेंगे सभी लोग। यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में दिया गया है कि पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 में, दूसरे ऑप्शन में दिया है यानी बी ऑप्शन में 1761 में, और सी ऑप्शन में दिया है 1556 में, और डी ऑप्शन दिया है 1491 में। ठीक है, सारे ही ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, फटाफट से आपको आंसर करना है। 53 नंबर पे राइट आंसर आपका हो जाएगा पानीपत का
दूसरा युद्ध ये हेमू और अकबर के बीच में हुआ था 1556 में। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हेमू और अकबर के बीच हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 54 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत जो एक कांग्रेस मंत्रालय था और 1935 के अधिनियम के अंतर्गत नहीं बनाया गया था। फिर से समझेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत जो एक कांग्रेस मंत्रालय था और 1935 के अधिनियम के अंतर्गत नहीं बनाया गया था। 54 नंबर पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिहार, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब। तो राइट आंसर हो जाएगा 54 पे। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी जो लोग कर रहे हैं, पंजाब, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान पोर्ट ब्लेयर सुभाष चंद्र बोस के अधीन आजाद हिंद सरकार का मुख्यालय था? किन वर्षों के दौरान पोर्ट ब्लेयर सुभाष चंद्र बोस के अधीन आजाद हिंद सरकार का मुख्यालय था? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 1943 से 1944, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युगांडा, सोमालिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। चलिए 56 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं? 4 ऑप्शन दिए, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। 57 नंबर पे आपसे पूछा गया है कि बताइएगा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो 57 पे राइट आंसर हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, और भारत में पूछा जाए अगर कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं तो 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 58 नंबर क्वेश्चन है। भाई सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करें सभी प्यारे भाई बहन, ठीक है, जिससे हमें भी आपका प्यार और सपोर्ट मिल पाएगा और मुझे जानकारी मिल पाती है कि भाई ये सेशन कितने लोगों को हेल्पफुल लग रहा है। ठीक है, हाँ, तो और मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर पाऊँ, क्योंकि जॉब करने के साथ साथ क्लासें ले पाना और फिर अपने पर्सनल काम कर पाना बहुत है ना। चलिए 58 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ मिलती है? तो 58 पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में भारत में 4 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट है। एक तो आपका यहाँ पे पश्चिमी घाट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और एक पूर्वी हिमालय है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इंडो बर्मा क्षेत्र है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। साइंस में ध्यान दीजिएगा, जनरल साइंस से आपके 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में। ताजमहल के संगमरमर की क्षति होने का मुख्य कारण क्या है? ताजमहल के संगमरमर की क्षति होने का मुख्य कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि बताइए भारत में
पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है? बताइएगा, भारत में पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है? केरल है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, मेघालय है। 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर करेंगे सभी प्यारे भाई बहन। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान देंगे यहाँ पे 60 नंबर पर राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, 61 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये विचार करता है कि भारत में एक महान्यायवादी होना चाहिए? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल यह विचार करता है कि भारत में एक महान्यायवादी होना चाहिए? 61 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76। ठीक है, समझ गए सभी लोग? बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। आंसर ज़रूर किया करें, क्वेश्चन ना भी आता हो तो भी आंसर ज़रूर करें, इससे आपको ही फायदा है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? 4 ऑप्शन दिया गया है। सच्चिदानंद सिन्हा हैं, BN राव हैं, HN कुंजूर हैं और VN मेनन। तो निम्न में से राइट आंसर आपका क्या होगा? 62 नंबर 62 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर हो जाएगा BN राव। क्या हो जाएगा? BN राव, यानी बेनेगल नरसिम्हा राव भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे और वह संविधान के अपने लोकतांत्रिक ढांचे की सामान्य संरचना के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 63 नंबर आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे कह रहा है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र को देगा, किसको देगा? सब जानते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए, साइंस का क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूला इसका क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे कह रहा है एक लोहे के तलने वाले बर्तन में जंग लगने को रोकने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? ग्रीस लगाना, पेंट लगाना, और सारे ऑप्शन देखने चाहिए। टेफ्लॉन की परत चढ़ाना, मरकरी की परत चढ़ाना। मतलब कौन सी एक विधि है जो कि सही नहीं है? देखिए, एक लोहे के बर्तन में जंग लगने को रोकने के लिए अनेक विधियां हैं, जैसे ग्रीस लगाना, पेंट लगाना, ठीक है, टेफ्लॉन की परत चढ़ाना, ध्यान देंगे। लेकिन मरकरी की परत चढ़ाना ये सही ऑप्शन नहीं है, तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जंतु हार्मोन है? 66 नंबर क्वेश्चन है, जंतु हार्मोन पूछा गया है। ऑक्सिन नहीं होगा, साइटोकाइनिन नहीं होगा, जिब्रेलिन भी नहीं होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रेनलिन, जो कि एक जंतु हार्मोन है। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 67 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मनरेगा का उद्देश्य क्या बढ़ाने का है? सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया होगा, अब क्या कर सकते हैं।
आस पड़ोस वाले हैं जो कि हेलीकॉप्टर लेके चलते हैं तो चलिए, मनरेगा का उद्देश्य क्या बढ़ाने का है? 67 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या होगा? देखिए, मनरेगा का उद्देश्य क्या बढ़ाने का है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका सुरक्षा। क्या? ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका सुरक्षा। अगर पूछ लेता है कि मनरेगा का जो है इसका शुरुआत कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। 68 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मिश्रित कृषि का अर्थ क्या है? मिश्रित कृषि का अर्थ क्या है? मिश्रित कृषि का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विभिन्न फसलों का एक योजनाबद्ध तरीके से उत्पादन और खरीफ फसलों को रबी की फसल के साथ उगाना। तीसरा ऑप्शन दिया गया विभिन्न फसलों को उगाना और साथ ही पशुपालन करना। और डी ऑप्शन में कह रहा है, चौथे ऑप्शन में, कि फलों और सब्जियों को भी उगाना। मतलब फलों और सब्जियों को भी उगाना। ध्यान देंगे, मिश्रित कृषि का मतलब हो गया एक से अधिक प्रकार की कृषि एक साथ करना। मतलब जैसे फलों को भी उगाना हो गया और सब्जियों को भी उगाना हो गया, है ना। और साथ ही साथ में ये तो फसल में ही आ गया कि विभिन्न फसलों को उगाना और साथ ही पशुपालन करना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मजबूत हो जाएगा। मतलब सी ज़्यादा सही है, क्योंकि फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। ठीक है, क्योंकि फसलों से भी आपका आय का स्रोत होगा और पशुपालन से भी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईमेल ईमेल क्लाइंट, इसकी विशेषता। तो भाई एम एस वर्ड हो जाएगा, एम एस एक्सेल हो जाएगा, एम एस पावर पॉइंट हो जाएगा, एम एस आउटलुक हो जाएगा। 69 पे देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित ऑफिस सूट में कई एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, कई एप्लीकेशन होते हैं। एम एस वर्ड भी होता है, एम एस पावर पॉइंट भी होता है, एम एस एक्सेल भी होता है ना। तो अब बात कर रहा है कि ईमेल क्लाइंट इज द फीचर ऑफ, तो ये फीचर किस में होता है? ये फीचर होता है एम एस आउटलुक में। ठीक है, इन तीनों में नहीं होता है, एम एस आउटलुक में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएंगे, 70 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। जो ग्रुप सी वाले हैं खासकर उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिकलन में प्रयुक्त होने वाली संगणक की भाषा यानी कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इज। तो कैलकुलेशन के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंदी में लिख के आता भी है और नहीं भी आता, इसमें लिख दिया है, हिंदी में भी लिखा है, अंग्रेजी में, फॉरट्रैन। ठीक है, ध्यान देंगे, एक प्रमुख प्रोग्रामिंग भाषा है ये। कैसी? प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रोग्रामिंग आपसे अगर पूछे कि प्रमुख कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, तो आप फॉरट्रैन करेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 71 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में एक ओपन यूनिवर्सिटी है? 71 पे राजऋषि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 72 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 72 पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 निर्वाचित सदस्य और एक मनोनीत
सदस्य, यानी 404 हो गए टोटल। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, 73 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा है मई 2024 में फ्रांस ने किस द्वीपीय क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? न्यू कैलेडोनिया। क्या करोगे? न्यू कैलेडोनिया। 2024 में, मई में 2024 में फ्रांस ने किस द्वीपीय क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की? तो न्यू कैलेडोनिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, करंट का क्वेश्चन है। मई 2024 में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मेघालय है, गोवा है, और दो ऑप्शन और दिए गए आपके नीचे हो गए, राजस्थान, लद्दाख। चलिए बताएंगे फटाफट से। तो आंसर यहाँ पे बेटा आपका मेघालय हो जाएगा। ध्यान देंगे, जो भारत और फ्रांस का सैन्य अभ्यास हुआ मई 2024 में, सैन्य अभ्यास शक्ति जिसका नाम है सैन्य अभ्यास का, ठीक है, तो इसका आयोजन किस राज्य में किया गया? मेघालय में, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखें अच्छे से। चलो 75 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक है। 25 क्वेश्चन आने, 75वां क्वेश्चन आपका ये जीके के 25 क्वेश्चन होंगे। हाल ही में भारत द्वारा किस देश को 14,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात किया गया? तो मॉरिशस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन। सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करें सभी प्यारे भाई बहन। चलो पहला क्वेश्चन ये आ गया, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप फटाफट से आंसर कैसे दोगे? तो इसका बेसिक मेथड तो पहले तो समझ लो, बेसिक मेथड क्या होगा। बेसिक मेथड ये हो जाएगा कि भाई देखो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/5 दिया गया है, मतलब इसको अगर लिखना चाहोगे तो रेशियो में इस प्रकार से लिख पाओगे, इस प्रकार से लिख पाओगे। यानी x की हमने यहाँ पर वैल्यू क्या पुट करनी है? 3 पुट करनी है x की जगह, और y की जगह हमें वैल्यू क्या पुट करनी है? 5 पुट करनी है, ठीक है। सिंपल सा समझना है, जैसे करने का मेथड होता है एग्जाम टाइम पे ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो x की जगह क्या पुट करेंगे? 3, और y की जगह क्या पुट करेंगे? 5। तो यहाँ पर देखिए x की जगह 3 पुट किया तो 3 त्रिका 9 हो गया, ठीक है। y की जगह 5 पुट किया तो ये 10 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 3 x की जगह कितना 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, और y की जगह 5 पुट करेंगे तो -5 हो जाएगा। कह रहा है इसका अनुपात क्या होगा? तो इनके बीच में क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। बहुत सिंपल है, सॉल्व करोगे, यहाँ पे 19 हो गया, रेशियो यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो रेशियो कहीं दिख रहा है आपको? हाँ भाई दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। लगा लो आंसर। समझ में आ गया सबको? चलो अब अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग सबसे पहले देंगे, फिर उसके बाद में मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। चलो 77 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यदि n इज इक्वल टू 3 की घात 14 प्लस 3 की घात 13 माइनस 12 है तो n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या है? चलिए करिए, आंसर बताइए फटाफट से। चलिए देखिएगा कैसे होगा ये, कैसे होगा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू दिया गया, ठीक है। हम यहाँ से क्या करेंगे? इन दोनों से 3 की घात 13 कॉमन ले लेंगे। तो 3 की घात अगर 13 कॉमन ले लिया, ध्यान देंगे, 3 की घात अगर 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 3 की घात नहीं 13 मत लीजिए, 12 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 3 की घात क्या लेंगे? 12 कॉमन ले लिया तो 3 की घात 14 था, 12 कॉमन ले लिया, कितना बचा? यहाँ पे 2 बचा।
13 था, 3 की घात 1 बचेगा, ठीक है, और माइनस 12 है। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 की घात ये 12 है, ठीक है, ध्यान देना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल, 3 त्रिका 9 और 3 12, तो कितना हो गया ये 12 माइनस 9 लिख दिया, 12 माइनस 12 हो गया, ठीक है। 3 की घात 12 गुणे 12 माइनस 12। अब यहाँ से क्या करेंगे, 12 कॉमन ले लेंगे, 12 को बाहर ले कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना कितना बचा, 3 की घात 12 बचा और माइनस 1 बचा, ठीक है, समझ में आ रही इतनी बात। अब यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है वो क्या अप्लाई हो जाएगा भाई, 1 की घात अगर कुछ नहीं है तो भी हम यहाँ पर अगर 12 हमें मिल रहा है तो हम क्या ले लेंगे, 12 यहाँ पर भी ले लेंगे, ठीक है। मतलब 1 की घात कितनी भी कर लो आप, उसकी घात कितनी भी हो, लेकिन आंसर तो एक ही आएगा, ठीक है। तो हमें आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे 1 की घात भी 12 ले लेनी है, मान लेनी है, और 3 की घात तो 12 दिया ही है, समझ में आ गई बात, हाँ। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगाएंगे, a की घात 2 माइनस बी की घात 2, आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, पढ़ा है ना आपने। यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। जब आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पर देखो 2 था, तो यहाँ पर कितना हो गया, पावर 1 1 हो गई सभी में, ठीक है, मतलब पावर आधी आधी हो जाती है। अगर यहीं पर पावर 2 की जगह कितना होता, मान लो 4 पावर होता, तो यहाँ पर 2 होती, पावर होती कि नहीं होती। इसी प्रकार से यहाँ 12 है पावर, तो 6 6 हो जाएगी, आधी हो जाएगी, हैं, समझ गए ना। मान लीजिए यहाँ 6, यहाँ पर 12 और यहाँ 12 होता, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, 6 6 पावर हो जाती, ठीक है, समझ गए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, देखिए 12, ठीक है, ब्रैकेट में 3 की घात 6 प्लस 1 और 3 की घात 6 माइनस 1, ये बन जाएगा। अब जब आप इसको हल करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा समझ जाना। यहाँ पे लिखता हूँ 12 गुणे 3 की घात 6 प्लस 1 करोगे तो होता 729 और 1 हो जाएगा 730, ठीक है। ऐसे ही आगे गुणा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 729 होता है 3 की घात 6 और माइनस 1 करोगे तो 728 हो जाएगा। आपसे यहाँ पर पूछ क्या रहा था, यहाँ पर ये पूछ रहा था कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखो ये अभाज्य नहीं है क्या, अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य है क्या, नहीं है, ठीक है। अभाज्य है तो इसमें, लेकिन इसको, इसके जब फैक्टर आप करोगे इस प्रकार से 73 गुणे 10, तो फैक्टर हमको कितना मिल गया 73, जो कि अभाज्य गुणनखंड है। कैसा है, प्राइम फैक्टर है जो, ठीक है। चलो प्राइम नंबर है, तो आंसर यहां पर हो गया ऑप्शन नंबर डी। देखिए समय इसलिए लग रहा है क्योंकि समझाना पड़ रहा है, आप लोग फटाफट से जब लगाओगे ना तो इतना समय नहीं लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 78 नंबर है, हल करिए, अपना आंसर दीजिए फटाफट से, एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान निकालना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, आपने अगर ये मिल गया आपको और ये केवल सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करते हो, नीचे 1 लेते हो, है ना, ऐसे तो करते हो, और फिर क्या करते हो, एलसीएम 2 ले लिया, है 2 का गुणा 5 के साथ किया 10 हो गया, प्लस एक किया, तो कुल मिला के 11/2 हो गया। तो ये वाली जो कैलकुलेशन है ये आपको कहाँ करनी है, लिखना नहीं है, कैलकुलेशन मन में कर लेनी है। मैं आसान तरीका बता रहा हूँ कि सब कर लें, ठीक है। ज़्यादा ट्रिक में आएंगे तो एग्ज़ाम में परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका कितना बन गया, 11/2 बन गया, और ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 चला जाएगा इसके पास में, तो यहाँ पर कितना बन गया, 2 बन गया, और नीचे कितना है 11 है, तो सिचुएशन यहाँ पर आ गया 11, 2/11 हो गया यहाँ पे। अब इसको भी उसी प्रकार से हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 2 13, 13/2
11। कितना बन जाएगा यहाँ पे? यहाँ बन गया 13/11। यहाँ बन गया 13/11 और ये 11 ऊपर चला जाएगा, तो सिचुएशन हो जाएगी x + 11/13। समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आई सबको? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इसको उठा करके इधर भेज दो। जब इधर भेजोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 - 11/13। एलसीएम लो 13, यहाँ पे 26 - 11 तो कितना हो जाएगा? ये x बराबर चल रहा है, यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 15/13। ये आंसर है 15/13, ऑप्शन नंबर है। लग जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या परेशानी नहीं है? चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 79 नंबर क्वेश्चन है। इसमें समझेंगे सभी लोग। मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, नीचे मुझे स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है, आप लोग ध्यान रखें। कह रहा मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाजित है तथा x एक पूर्ण वर्ग भी है। मतलब x ऐसी संख्या है, पूर्ण वर्ग भी है, स्क्वायर भी है, ठीक है। जब x को 123 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा? तो पहले तो हमें यहाँ तक सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, x फाइंड आउट करना है। उसके बाद में फिर क्या करेंगे? 123 से विभाजित कर देंगे, जो भी आपका शेषफल आएगा वो आपका आंसर होगा। हाँ, तो भाई 16, 24, 30, 36, 45 से विभाजित होने वाली संख्या निकालनी है और जो पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। निकालो जल्दी से। सबसे आसान तरीका निकालने का होता है कि आप क्या करो, इन पांचों संख्याओं का क्या कर लो, एलसीएम निकालो, लासा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप लासा निकालोगे इन सभी का तो कितना आ जाएगा? देखो ध्यान देना, लासा तो आप लोग निकाल लोगे ना, तो जब इसका आप लासा निकालोगे ना तो आ जाएगा आपका 3600 लासा, लेकिन आप लोग को निकालना है, ठीक है। एलसीएम जो आया इन पांच संख्याओं का वो क्या आया? 3600। अब 3600 क्या है? अपने आप में एक वर्ग है। किसका वर्ग होता है ये? तो ये 60 का वर्ग होता है, ठीक है, 60 का वर्ग होता है। अब यहाँ पर कह रहा है इसको 123 से अगर आप विभाजित करोगे तो कितना मिलेगा? तो 123 से जब आप इसको भाग दोगे तो जब आप हल करोगे तो आपको 33 मिलेगा। कितना मिलेगा? 33 हल करो, हल करके बताओ कमेंट में जल्दी से। 33 शेषफल मिल रहा कि नहीं मिल रहा? ये शेष मिलेगा। क्या मिलेगा? शेषफल, रिमाइंडर। चलो हल करो जल्दी से और बताओ अपना आंसर। 33 आ रहा कि नहीं आ रहा? हल करके बताना है, देखना है, चेक करना है। ऐसा तो नहीं कहीं मैं गलत कर रहा हूँ या मैं आपको गलत बता रहा हूँ, लेकिन आप तो चेक करेंगे ना। कॉपी पेन लेके बैठे हैं, पहले ही बोला था मैंने। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। ओहो बढ़िया ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, चलो इसका मान निकालिए, याद करिए। अच्छा क्वेश्चन है 80 नंबर पे। तो आपको पता ही है भाई कैसे सॉल्व करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन वही बॉडमॉस लगाएंगे। तो पहले तो आपको क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, डिवाइड लगा हुआ है तो इसको डिवाइड कर दो। हालांकि जब मल्टीप्लाई में चेंज करोगे इसको तो इस प्रकार से हो जाएगा। हम लोग कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई 8/1 ऐसे तो होता है। इसको इधर डिवाइड किया, कितना हो गया? 2 हो गया। अब 1/2 -2 हो जाएगा। ये 1/2 दिया है पूरा और ये -2 दिया है। इसको सॉल्व कर लिया हमने यहाँ पर। अब क्या मिल गया? -2 मिल गया। सॉल्व करोगे यहाँ पे कितना बनेगा? यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे -3/2 बनेगा। कैसे भाई? 2 का गुणा 2 से हुआ, 4 हो गया। और यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस भी तो हो जाएगा, तो -3/2 बन गया यहाँ पे। यहाँ पर तो ये बन गया, ठीक है। अब बात
इसकी आती है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा, तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पर बन जाएगा 44। अब 44 डिवाइड बाई 44, यानी इससे इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 1 बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, 1। ठीक है, अब 1 बन गया, यहाँ पे ऑफ लगा है, तो पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर तो आपको मिल गया 1, और 1 का सॉल्यूशन इस प्रकार से रहेगा, देखो ये 88 है, -1 ऑफ माइनस, ये तो ऑफ का मतलब होता मल्टीप्लाई, जब इनका और इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, देखते जाना भाई, हो सकता है गलती हो सकती है मेरे से भी, लेकिन पहले ऑफ सॉल्व करना है। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दी मैंने जल्दबाजी के चक्कर से। चलिए, इसको सॉल्व किया था तो यहाँ पर कितना मिला था हम लोगों को, 3/2, माइनस का 3/2। ठीक है, तो अब क्या करना है अब क्या करना है, ऑफ सॉल्व करेंगे, क्योंकि आंसर आपका मैच नहीं करेगा अगर वैसे जाएंगे हम लोग तो। ठीक है ना, तो ये हो गया, और ये होने के बाद में ये हमें मिल रहा था 88, तो ऑफ पहले सॉल्व करेंगे, यानी इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे, तो इससे जब इसको कट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 44, और 44 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस का 132। ठीक है, माइनस का क्या मिल गया, 132, और डिवाइड में ये 44 है, और माइनस इधर ही है 88। ठीक है, अब यहाँ पर 88 प्लस 44/132 सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 44 से डिवाइड करोगे तो 11 से डिवाइड करोगे तो ऊपर 4 हो गया, नीचे 12 हो गया, और सॉल्व कर लो, 1/3 हो जाएगा। कितना हो गया, 1/3, मतलब 88 प्लस 1/3। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 265/3 मिलेगा, 265/3। ठीक है, चलिए मैच कर लिया सबने, अपना स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लगा लेना, देख लेना, कोई गलती हो मेरे से हो गई हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना, बाकी अपना आंसर मैच कर लो, यहाँ पे आंसर आ गया है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। 81 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एवरेज वाला क्वेश्चन है, कह रहा 9 पुस्तकों के पृष्ठों की औसत संख्या 400 है, यदि प्रथम 5 पुस्तकों के पृष्ठों की, यानी पन्नों की, जो पेज होते हैं, पेजों की औसत संख्या कितनी है प्रथम 5 पुस्तकों की। 9 पुस्तक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो पूरे 9 की औसत संख्या कितनी है, पूरे 9 पुस्तकों की, जो पुस्तकों के पृष्ठों की औसत संख्या कितनी है, 400 है। ठीक है, और कह रहा है प्रथम 5, प्रथम 5 की कितनी है, एक सेकंड 400 लिखना था यहाँ पे, प्रथम 5 की कितनी है, 430 है। ठीक है, और अंतिम 5 की 380 है, अंतिम 5 की 380। इसका एक सिंपल वाला तरीका पहले देखेंगे, कि जो औसत होता है वो मिड वाला होता है, मतलब यहाँ पर आपका ये 400 होगा। ठीक है, और प्रथम 5 की अगर बात करेंगे तो प्रथम 5 में यहाँ पे 430 आ रहा है, तो 430 हो गया। अंतिम 5 की अगर बात करेंगे तो ये 380 आ रहा है, मतलब घटते हुए क्रम में। तो 5वीं पुस्तक के पृष्ठों की संख्या कितनी है, अच्छा
चलो कोई नहीं, हल कर लो, हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 9 × 400 करोगे कितना मिल जाएगा आपको, ये 3600 मिल गया। ठीक है, इधर प्रथम 5 की पृष्ठों का औसत यहाँ पर दिया गया है, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा, इधर आपका बनेगा 2150। ठीक है, और इधर अंतिम 5 पुस्तकों का औसत दिया गया है, तो 5 × 38 ये कर लिया आपने। ठीक है, 380। तो इधर आपने निकाला तो कितना बन गया, 0 0 19, इनको जोड़ लो आप। ठीक है, जोड़ने के बाद में क्या करो, इनके बीच में अंतर निकालो। जब अंतर निकालोगे तो 450 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। 450 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 82 नंबर आपके स्क्रीन पर। ए तथा बी के मासिक वेतनों का अनुपात 11:21 है। अगर दोनों को 4000 रुपये की मासिक वेतन वृद्धि मिलती है, यानी मासिक वेतन वृद्धि यानी बढ़ के मिलती है, तो नया अनुपात इतना हो जाता है। तो ए का मासिक वेतन क्या है, बताओ। देखो इसका मैं आपको बेसिक वाला मेथड बताऊंगा, बहुत आसान सा। ठीक है, बहुत आसान सा, बेसिक वाला भी आसान है। अच्छा है, इनका हमें मासिक वेतन जो है वो दिया है, गिवन है। कितना दिया है, 11:12। तो हमने इनके साथ में x ले लिया। अगर दोनों की आय में वृद्धि हो रही है 4000 की, कितनी हो रही है, 4000 की वृद्धि हो रही है, तो कितना अनुपात हो जाता है, 3:5 का। इतनी बात समझ में आ गई सबको। अब तो हल कर लोगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आराम से हल कर लो। आपका कितना हो गया, ये 55x प्लस 4 पंचे 20,000 ये हो गया, और 36x और यहाँ पे प्लस 12,000 ये हो गया। हल करो यहाँ पे, जब हल करोगे ओ सॉरी 12 नहीं है यहाँ पे, 21 दिया गया है, इसको थोड़ा सा सही कर लेना। सॉरी, ये 21 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 63 हो जाएगा, ये 63,000। ठीक है, 63,000 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहा हूँ, 63,000 कहाँ से हो जाएगा, 312। ठीक है, ये 63 हो जाएगा, 63x हो जाएगा। ठीक है, 63। तो इसके और इसके बीच का अंतर निकालोगे तो 8x आ जाएगा। ठीक है, और 20,000 और 12,000 के बीच अंतर निकालोगे तो 8,000 आ जाएगा। यहाँ से हल करोगे तो x बराबर आपको मिलेगा 1,000। आपसे कह रहा है कि ए का मासिक वेतन बताइए, ए का मासिक वेतन। तो ए का मासिक वेतन था कितना, 11x ना। ठीक है, 11x था, और वृद्धि कितनी हो गई, 4,000 की। तो 11,000 में 4,000 जोड़ दोगे तो 15,000 बन जाएगा, हैं। 11,000 आया, और 11,000 में क्या करोगे, 4,000 आपने जोड़ दिया, तो 15,000 आपकी वैल्यू बन गई। मतलब ए का जो वेतन है वो कितना हो गया, 15,000 हो गया बेटा। ठीक है, समझ में आ गया ना, आसान है। ऑप्शन नंबर भी राइट हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, 83 नंबर। चलो करो जल्दी से, 83 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा सुजाता अपनी मासिक आय का 18% घर के किराए पर, आय पर 40% किराने के सामान पर, और शेष जो बची हुई आय है उसका 55% अपने बच्चों की शिक्षा और अन्य पर खर्च करती। यदि उसकी मासिक वेतन यदि उसकी मासिक बचत, यहाँ पे दिया यदि उसकी मासिक बचत इतने रुपए है, तो उसका खर्च शिक्षा और अन्य पर कितना है।
चलो निकालो जल्दी से, हल करिए हल करिए हल करिए। सुजाता की मासिक बचत दी हुई है, उसी के अनुसार हमें हल करना है, ध्यान देना है। देखो सुजाता की जो मासिक आय वो हमको पता नहीं है, क्योंकि अगर वो पता होती तो फिर हो गया था चुटकियों में। तो ध्यान देना, देखो सुजाता की मान लिया हमने जो मासिक आय है वो एक्स है, ठीक है। और ये 18% घर के किराए पर, ठीक है, और 40% किराने के सामान पर। इतना ध्यान देना पहले यहां तक। तो इतना तो इन्होंने खर्च किया ही किया है। तो 100% उसकी आय थी, उसमें से इतना अगर खर्च किया तो बचा कितना? ये टोटल कितना हो गया? 58 हो गया भाई। 18 और 40 कितना हुआ? 58 हुआ। 58% उन्होंने खर्च किया, तो बचा कितना? कितना बचा? 42%, तो 42% बचा। जो शेष बचा उसका 55% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। जो शेष बचा उसमें खर्च किया, तो बचा कितना भाई? हम तो बचत ले रहे हैं ना, बचा कितना? 55% तो खर्च कर दिया, तो बचा 45। ठीक है, तो ये जो बचत हुई वो कितने की हुई? टोटल 4725 की। यहाँ 45 है, यहाँ 25 है। समझ में आ गई बात? अब इसको क्या करना है? हल करना है आपको। हल करिए। जब आप हल करेंगे तो यहाँ पर x बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 25,000 मिलेगा। एक जीरो ज़्यादा कर दिया, 25,000 मिलेगा, ठीक है। हल करिएगा आप लोग। हल करने के बाद में x बराबर आपको 25,000 मिलेगा। x है क्या? x जो हम लोगों ने लेट करी थी वैल्यू, वो थी मासिक आय की, यानी उसका जो सैलरी है वो कितना है? टाइम हो गया भाई ऑफिस का, चलो। हाँ तो कहाँ थे हम लोग? जो एक्स की वैल्यू आई, यानी सुजाता की जो मासिक आय है वो 25,000 रुपये, और 25,000 है तो कह रहा है कि शिक्षा और अन्य पर कितना खर्च है। मतलब आप यहाँ पर ये देखिए कि उसने ये बोला था कि 55% जो है वो अपने बच्चों की शिक्षा और अन्य पर खर्च करता है, तो इसी का आपको क्या करना है बेटा? एक बात और ध्यान देना, शेष जुड़ा है साथ में, शेष का। तो शेष यहां पर कितना था? 42%, जो बची हुई आय थी। उसी बची हुई आय का उसने 55% खर्च करना है बच्चों की शिक्षा और अन्य खर्चों पर। तो अब आपको सॉल्व करना है, हल करना है और अपना आंसर निकालना है। देखो ये तो हो गया कट, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक जीरो से ये एक जीरो भी कट गया है। हल करो, और 25 का गुणा अगर आप 42 में करते हो तो कितना बन जाता है? 25 दूनी 50, यानी जीरो 5 लग गई हासिल। 25 चौको 100, यानी कितना हो गया? 105। एक जीरो से एक जीरो ये भी कट गया। अब इन दोनों का कर लो आप मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 5,775। तो टोटल यहाँ पर जो फाइनली आंसर आ गया आपका 5,775, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन रह जा रहे हैं, वो मैं करवा दूंगा आपका। लगभग कितने क्वेश्चन रह गए? 15-16 क्वेश्चन रह गए हैं। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग और कर लो जल्दी से, है ना, फिर हम लोग कल शाम को मुलाकात करते हैं। चलो यहाँ पर कह रहा है किसी परीक्षा में ए को पासिंग मार्क्स से 20% कम
अंक मिलते हैं, मतलब ए को पासिंग मार्क्स से भी कम 20% अंक मिलते हैं और बी को 20% अधिक अंक मिलते हैं। यदि ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का योग अधिकतम अंकों के बराबर है तो पासिंग मार्क्स और अधिकतम अंकों के अनुपात क्या होंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ने में आपको लग रहा होगा कि हाँ बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ए और बी, ठीक है, ए और बी में यहाँ पर उसने ये बोला है कि ए को पासिंग मार्क्स से 20% कम अंक मिलते हैं, यानी 20% कम अंक मिले। मान लिया पासिंग मार्क्स 100% है, 20% कम अंक मिले यानी 80% मिले, और इसको 20% अधिक मार्क मिलते हैं, तो हमने यहाँ पर 120 ले लिया। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर कहता है कि ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का जो योग है, ए और बी द्वारा जो प्राप्त अंकों का जो योग है, प्राप्त अंकों का योग, हाँ, प्राप्त अंकों का योग अधिकतम अंकों के बराबर है, तो पासिंग मार्क्स और अधिकतम अंकों को अनुपात में लिखिए। चलिए ध्यान देंगे। यहाँ पर आपने क्या किया, जोड़ लिया। जब जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 200 बन गया। और जो यहाँ पर अधिकतम अंक मिल गए वो इतने मिल गए, और जो पासिंग मार्क्स था वो कितना था, वो 100 था कि नहीं था? तो 100 आपका पासिंग मार्क्स था और अधिकतम अंक कितना था, 200। इनके बीच में जब आपने रेशियो निकाला तो कितना आ गया, 1:2 आ गया। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। सेशन को लाइक और शेयर जरूर किया करें सभी प्यारे भाई बहन। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की कंप्लीट तैयारी के लिए अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में लगी घंटी ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाले वीडियोस, आने वाली लाइव क्लासें, आने वाले अपडेट्स आपको समय से मिल सकें। बताना चाहेंगे कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगाया हुआ है तो लगा लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे, तो मॉडल पेपर भी लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं। ठीक है, तो मार्केट से प्रैक्टिस सेट परचेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लेना है, क्या अच्छे से पढ़ना है, करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। चलिए, तो आज का जो सेशन है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज की क्लास में आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं, जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी प्रश्न करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के। तो सभी लोग रेडी हो जाइए, जल्दी से कमेंट में यस कर दीजिए कि आप रेडी हो चुके हैं। सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत बढ़िया, देखिए सेशन को लाइक करेंगे तो आपका प्यार और सपोर्ट मिल पाता है, साथ ही साथ आपको आने वाली जो भी लाइव क्लासें हैं वो समय से आपको मिल पाती हैं। तो चलिए क्लास को शुरू कर लें। तो इस प्रकार से देखिए, जितने भी पेपर ग्रुप डी के हो चुके हैं, ग्रुप डी के जितने भी पेपर हो चुके हैं वो सभी पेपर यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की मुख्य परीक्षा, ठीक है, और जो स्टेज फर्स्ट होती, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, दोनों ही लगाएंगे। मतलब इतने पेपर अभी तक हो चुके हैं 2014 से लेकर के 2023 तक। तो ये सभी हम लोग करने वाले हैं। जीके
जीएस के जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं सारे के सारे हम लोग करेंगे। ठीक है, समझ गए सभी लोग। तो क्लास को पूरा एंड तक आपको ज्वाइन करना है, जिससे आप समझ पाएँ कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मैं आपको करवा रहा हूँ वो एग्ज़ाम हॉल जैसा है या नहीं है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है भाई? कहता है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आ जाएगा। 26 नंबर पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। क्या है? परमवीर चक्र है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अच्छा, इसके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो मैंने यहाँ पे दे रखा, वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, अलंकरण है, जो उच्च कोटि की शूरवीरता और त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इसे देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बाद सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 27 नंबर है। 27 में आपसे कह रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? किसने लिखी है? 27 पे राइट आंसर यहाँ पर क्या करेंगे, फटाफट से करते हुए चलेंगे, जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 28 नंबर आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पर आपसे कह रहा है बताइए वह एथलीट जिसने राष्ट्रमंडल खेल 2014 में स्वर्ण पदक जीता। तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर कर रहे हैं हम लोग, तो उस टाइम का ये करंट का क्वेश्चन। ठीक है, तो हालांकि इसकी ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको आइडिया मिल जाएगा कि करंट के क्वेश्चन कितने रहते हैं पेपर में। 28 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विकास शिवेगौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 29 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप की लंबाई कितनी होती है। चलो फटाफट से करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप की लंबाई कितनी होती है? तो 28 इंच होती है, ध्यान रखेंगे 28 इंच होती है, या कह सकते हैं 72 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सर्वप्रथम किस शहर में एशियन खेल आयोजित हुए? सर्वप्रथम किस शहर में एशियन खेल आयोजित हुए? तो नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में 1951 में एशियाई खेल नई दिल्ली शहर में आयोजित हुए। यहाँ पे दिया भी गया है डेट के साथ में। सर्वप्रथम 4 मार्च 1951 ईस्वी में एशियाई खेल नई दिल्ली शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए, और अब यहाँ पर देखिए करंट की अपडेट भी दी है। 20वें एशियाई खेल 2027 में जापान में आयोजित किया जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 31 नंबर है। लोकसभा के नव निर्वाचित उपाध्यक्ष एम थम्भी दुरी, यही दिया है, एक सेकेंड इसको दुराई। हाँ चलो, 31 नंबर पे है लोकसभा के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष एम थम्भी दुरई किस दल से संबंधित हैं? किस पार्टी से हैं ये? तो ये हैं डीएमके। किस पार्टी से हैं? डीएमके नहीं, डीएमके से नहीं है, ये हैं AIADM
के से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद भारत में राज्यों की कुल संख्या। क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर देना है। देखिए वर्तमान में तो 28 हैं, लेकिन तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद भारत में राज्यों की कुल संख्या 29 हो गई थी। ठीक है, और वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 33 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य के कितने दांतों को दूध के दांत कहते हैं? जनरल साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 33 नंबर पे फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, जिससे और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग छोड़ पाएँ। 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चौंतीस नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा है रेशम के कीड़े किस अवस्था में रेशम की प्राप्ति होती है? रेशम के कीड़े से किस अवस्था में रेशम की प्राप्ति होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोकून। क्या हो जाएगा? कोकून। मैच करते हुए चलेंगे और अपना आंसर कमेंट में करते हुए चलेंगे। भले ही गलत आंसर करना है, लेकिन करना है, आंसर सबको देने हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक रक्तदाता होता है? मतलब जो सबको दे सकता है, ले नहीं सकता है, सबको दे सकता है। सर्वदाता कह सकते हैं या सार्वत्रिक रक्तदाता कह सकते हैं। तो आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वग्राही यानी सार्वत्रिक रक्तग्राही कहते हैं, और ओ तो भी आप लोगों ने किया ही है, ये दाता होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा है एटीएम का अर्थ क्या है? एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? 36 नंबर पे। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर मैच करेंगे, डी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 37 नंबर है। कुनैन की दवा प्राप्त होती है किससे? कुनैन की जो दवा है ये किससे प्राप्त होती है? कुनैन की दवा किससे प्राप्त होती है? सिनकोना के पेड़ से। कुनैन की दवा किससे प्राप्त होती है? सिनकोना के पेड़ से। ध्यान दीजिएगा, कुनैन सिनकोना के पेड़ से प्राप्त की जाती है, और कुनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलाइन एल्कलाइड पदार्थ होता है, जिससे या जिसमें ज्वर रोधी, मलेरिया रोधी, दर्दनाशक, सूजन रोधी गुण होते हैं, इसलिए ये प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है। इसमें है अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ से छुटकारा पाने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? पुनर्चक्रण। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसमें कह रहा है राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार होता है। 39 पे करेक्ट आंसर क्या करेंगे? राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार कौन होता है? सभी को आंसर करना है। महाधिवक्ता। राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार महाधिवक्ता होता है।
अभी जो महाधिवक्ता है इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और ये महाधिवक्ता राज्य सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा 40 नंबर आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो सूर्य को ग्रहण लग जाएगा, सूर्य ग्रहण कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बेटा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करती हैं त्वचा कैंसर, त्वचा का कैंसर। चलिए सभी लोग आंसर करते हुए चला करें, सभी प्यारे भाई बहन आंसर करने में कोई कंजूसी ना करें। 42 है, इसमें है सलार जंग म्यूजियम स्थित है, सलार जंग म्यूजियम स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर है ये सलार जंग म्यूजियम, कहाँ पर है, हैदराबाद में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 43 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे। 43 में देखिए ये करंट का ही क्वेश्चन, मैंने बोला आपसे कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके करंट के होंगे लेटेस्ट के। नई दिल्ली में हुआ थॉमस कप 2024 का विजेता कौन था। हालांकि आपको ये ध्यान रखना कि जो थॉमस कप है ये किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। तो ये बैडमिंटन से संबंधित है और यहाँ पे जापान करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखिए लेटेस्ट का भी ध्यान रखिए। 2024 का स्वर्ण पदक चीन ने 11वीं बार जीता है। थॉमस कप 2024 का स्वर्ण पदक चीन ने जीता हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अरे आंसर तो दिख गया आपको, फिर भी आंसर कर लीजिए। लोकसभा का सभापति चेयरमैन कौन होता है, अध्यक्ष होता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए इस यहाँ पर कह रहा है कि संसद में शून्यकाल होता है, संसद में शून्यकाल जब अत्यधिक महत्व के मामले उठाए जाते हैं तो शून्यकाल होता है, ठीक है। और इसकी टाइमिंग पता रखो क्या होती है भाई, मैं बताता हूँ। चलो देखो, भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल होता है। इस समय जो शून्यकाल जब लगेगा तो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। दोपहर 12 बजे से आरंभ होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है, ठीक है। और जो शून्यकाल का आरंभ है ये 1960 व 1961 के दशकों में हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 46 नंबर है। जापान की सहायता से पूरी होने वाली पैठन यानी जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, यानी ये जो परियोजना है किस नदी से संबंधित है। तो 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिए हैं, गोदावरी है, ताप्ती है, गंगा है, नर्मदा है। आंसर हो जाएगा गोदावरी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 47 नंबर है। कह रहा ओटावा किस देश की राजधानी है। ओटावा किस देश की राजधानी है, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। कनाडा। ओटावा कनाडा देश की राजधानी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। सारनाथ में किसने अपना प्रथम उपदेश दिया था? 48 पे राइट आंसर सभी जानते हैं, गौतम बुद्ध। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाइए 49 नंबर क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था की देखभाल करते थे कौन? टोडरमल। अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था की देखभाल टोडरमल करते थे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली थे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली थे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि अब्दुल मनीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से वास्को डी गामा 17 मई 1498 को केरल के कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर सर्वप्रथम बार पहुंचा। चलिए